मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्य पत्रक 7 जो कि आपको मिला है 16 अक्टूबर 2021 को, और इसमें हमारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं व्याकरण में कुल हमारे 4 टॉपिक हैं। हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, पद परिचय है, वाच्य परिवर्तन है और हमारा रस है। इन सभी टॉपिक से आपको कुल 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल हमारे कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक हैं और एक टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कुल आपके 20 प्रश्न व्याकरण से आने वाले हैं, जिनमें से 16 सही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और 16 अंक की आपकी व्याकरण आने वाली है। आइए देखते हैं आज के इस आंकलन कार्य पत्रक में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों, आप जान चुके हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। तो पद हमारा क्या होता है? जब हम शब्दों को वाक्य के नियम में बांध देते हैं, वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द ना कहलाकर क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अर्थात वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय से हमारा तात्पर्य है वाक्य में प्रयुक्त शब्द का परिचय देना, कि वाक्य में अगर हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा पद बन जाता है और उसी का हमें क्या देना है? परिचय देना है कि वह हमारा व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है, बाकी शब्दों के साथ वाक्य में उनका क्या संबंध है और किस किस तरीके से उसका व्याकरणिक परिचय या विश्लेषण हम कर सकते हैं। अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी शब्द है उसको जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो शब्द ना कहलाकर हमारा पद बन जाता है और उसका व्याकरण की स्थिति के अनुसार परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय। बच्चों, आप जान चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक भी बता दिया गया है, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अव्यय शब्द की सहायता से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य हमारा प्रधान होता है तथा अन्य हमारे गौण होते हैं या हमारे आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए अब हम पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्यों का अभ्यास करते हैं। तो ये जो हमारा आंकलन कार्य पत्रक है, यहाँ पर 2 टॉपिक आपके दिए गए हैं, पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्यों का अभ्यास। तो यहाँ से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख यानी कि सामने बने गोलों को पेंसिल या पेन से भरिए। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं जैसे कि हमारी आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, सबसे सही के साथ आपको जाना है। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। वह पत्र लिखता है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो वह के नीचे क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। अब देखिए वह हमारा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अब वह कोई व्यक्ति होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा और नाम वाले शब्द हमारे संज्ञा होते हैं और उस नाम की जगह क्या लिखा गया है? वह लिखा गया है। तो ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम में भी किसी व्यक्ति की या पुरुष की बात होती है तो वो हमारा किस प्रकार का सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। तो यहाँ पर आपका वह क्या है? अन्य पुरुष की कैटेगरी में आता है। तो यानी कि एक बात आपने पहचान ली है कि ये हमारा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और साथ में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए विकल्प देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहला विकल्प है सर्वनाम है, मध्यम पुरुष तो नहीं है, बहुवचन तो बिल्कुल नहीं है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये पहला विकल्प तो हमारा गलत हो जाता है। आइए दूसरा विकल्प देखते हैं। सर्वनाम है, ठीक है, उत्तम पुरुष की बात तो नहीं हुई। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, इस तरह के शब्द आते हैं, अपने बारे में बात होती है। तो यहाँ तो वह यानी किसी तीसरे आदमी की बात हो रही है, यानी कि अन्य पुरुष की बात हो रही है। तो उत्तम पुरुष तो यहाँ पर नहीं है। बहुवचन तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति की बात है, तो ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। संज्ञा तो है नहीं, उत्तम पुरुष। अब संज्ञा नहीं है तो उत्तम पुरुष तो उसका भेद होता ही नहीं है, तो ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आइए डी विकल्प को भी देख लेते हैं। सर्वनाम ठीक है, उत्तम पुरुष तो नहीं है, एक वचन है,
पुल्लिंग पुल्लिंग भी है, और कर्म कारक तो बिल्कुल नहीं है, वह तो हमारा क्या है, कर्ता है। अब आप देखिए डीओई की जो ये वर्कशीट है, जो ये आंकलन वर्कशीट है, इसमें फिर से गड़बड़ कर दी है। तो अगर हम इन चारों विकल्प को देखें तो चारों ही विकल्प क्या है बेटा, यहाँ पर गलत है। ठीक है, जब सारे ही विकल्प गलत है तो हम किसके साथ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं सही उत्तर आपको बता देती हूँ, आप इसके हिसाब से अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर सारे ही विकल्प गलत हैं, तो हम डीओई की वर्कशीट को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि एडिटिंग एरर है। यहाँ पर हम सही विकल्प के साथ जाएंगे। आप अपना सही विकल्प खुद से लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक वचन की बात हुई है, वह पत्र लिखता है, एक व्यक्ति की बात हुई है। पुल्लिंग लिखता है, क्रिया से भी हम पहचान कर लेते हैं, लिखती है नहीं है, लिखता है तो पुल्लिंग है। और पत्र लिखने का काम कौन करता है, क्रिया को कौन करता है, कर्ता करता है, तो ये हमारा क्या है, कर्ता कारक। तो सबसे सही विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन हमारा विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाता है, आप इसको लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं टाइपिंग एरर हो सकती है, लेकिन हमें अपने नियम और परिभाषाओं के साथ सही तरीके से सवाल को पढ़ना है और सही उत्तर के साथ जाना है। तो इसको आप सही कर सकते हैं यहाँ से। आइए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं आगे हमारा टाइपिंग एरर नहीं मिलेगा, हमें सही विकल्प मिल जाएगा। देखते हैं क्या दिया गया है। राम ने रावण को मारा। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, तो रावण के नीचे रेखांकित किया गया है। अब रावण किसी का नाम है तो संज्ञा है, और विशेष व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और रावण क्या है, हमारा एक व्यक्ति की बात हो रही है तो एक वचन है, और रावण हमारा क्या है, पुल्लिंग है। और साथ में रावण को मारा, तो ये हमारा किसका कार्य कर रहा है, कर्म का कार्य कर रहा है। ये तो हमने अपने हिसाब से, अपनी परिभाषा की समझ के हिसाब से परिचय दे दिया। आइए विकल्प के साथ चलते हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुवचन, तो बहुवचन आते ही इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि बहुवचन की बात तो नहीं हो रही है। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक को देखते ही इस विकल्प को भी हम हटा देंगे, क्योंकि कर्ता तो यहाँ पर क्या है, राम है। रावण को किसको मारा, रावण को मारा, तो ये हमारा कर्म का कार्य कर रहा है। आगे है सर्वनाम। अब सर्वनाम की तो बात हुई नहीं है, ये तो नाम है और नाम संज्ञा होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है, लेकिन देख लेते हैं एडिटिंग प्रॉब्लम है कि नहीं। संज्ञा ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल ठीक है, एक वचन, एक व्यक्ति की बात हो रही है, पुल्लिंग बिल्कुल सही है, और कर्म कारक की बात हो रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी विकल्प है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इस गोले को आप क्या कर देंगे, पेन या पेंसिल से रंग भर देंगे इसको। यहाँ पर डी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, तो कलम, कलम के नीचे रेखांकित किया गया है। तो कलम हमारा क्या है, फिर से नाम है, और कोई विशेष कलम की बात नहीं हो रही, कोई भी कलम हो सकती है, तो ये हमारा जातिवाचक है। तो संज्ञा है, जातिवाचक है। कलम से लिखता हूँ, एक कलम की बात हुई है, तो ये हमारा एक वचन है। और कलम अपने आप में क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। और साथ में कलम से लिखता हूँ, तो करण कारक की विभक्ति लगी है, तो कौन सा कारक है, करण कारक है। आइए विकल्प देख लेते हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विशेष कलम की बात नहीं हो रही, कोई भी कलम हो सकती है। संज्ञा, जातिवाचक, हाँ ठीक है, जातिवाचक हमने पहचान लिया है, एक वचन ठीक है, स्त्रीलिंग ठीक है, और करण कारक ठीक है। तो यानी कि बी विकल्प हमारा सबसे सही है। इसके साथ हम जाएंगे, लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, बहुवचन होते ही इसको हम हटा देंगे। सर्वनाम, सर्वनाम तो है नहीं, इसको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी परिभाषाओं के ऊपर विश्वास रखना है, सवाल को बार बार पढ़ना है, सही तरीके से समझना है और सही विकल्प के साथ जाना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, तो पेड़ों से के नीचे रेखांकित किया गया है। अब जो पेड़ हैं वो क्या है, फिर से संज्ञा है, और पेड़ कोई विशेष नाम तो यहाँ पर है नहीं, तो इनकी जाति का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है। और बहुत सारे पेड़ों की बात हुई है, तो बहुवचन है। और पेड़ अपने आप में क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है। पेड़ क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और साथ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर करण कारक नहीं है, बल्कि क्या है, अपादान कारक है। जब अलगाव होता है, अलग होने के भाव में से विभक्ति लगती है, याद कीजिए कारक की परिभाषा, तो वहाँ पर करण कारक नहीं होता, क्या होता है, अपादान कारक। आइए विकल्प देख लेते हैं।
पहला विकल्प दिया गया है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग। तो ये सभी विकल्प सही हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अधूरा अधूरा लग रहा है यहाँ पर। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग तो है नहीं, इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, एक वचन भी नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा कुछ विकल्प और यहाँ पर कुछ विकल्प बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन हमें सबसे सही के साथ जाना है। तो ये पूरा पद परिचय है, अपादान कारक भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो अब हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। हालांकि ये बिंदु भी हमारे सही है, लेकिन ये अधूरा पद परिचय है और इससे ज़्यादा सही ऑप्शन में क्या दिया गया है? डी विकल्प में दिया गया है। तो जब हमारे ऑप्शन आते हैं, विकल्प आते हैं, तो सबसे सही के साथ हमें जाना है। हम किसके साथ जाएंगे? डी विकल्प के साथ जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। वाह क्या गोल दागा है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। तो यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन जो विकल्प है उनको पढ़ने के बाद आप समझ ही गए होंगे किसके नीचे रेखांकित होगा। यहाँ पर कोई भी पद हमें रेखांकित नहीं दिख रहा है, लेकिन विकल्प पढ़ने के बाद हम समझ ही गए हैं वह शब्द के नीचे क्या होना चाहिए? रेखांकित होना चाहिए। और इसके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा है। तो अब हमें इसकी पहचान करनी है, ये हमारा कैसा पद है? विस्मयादि बोधक पद है। और विस्मयादि बोधक किसके अंतर्गत आते हैं? अव्यय या अविकारी पदों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये हमारा अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। और यहाँ पर किस तरह के भाव यहाँ पर आ रहे हैं? खुशी वाले भाव आ रहे हैं। और जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पर क्या होता है? हर्ष बोधक या हर्ष सूचक शब्द हम कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला विकल्प है अव्यय, ठीक है। विस्मयादि बोधक ठीक है। हर्ष बोधक ठीक है। लेकिन फिर भी दूसरे विकल्प भी हम पढ़ लेते हैं। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण आते ही इसको हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये तो हमारा क्या है? विस्मयादि बोधक है। अव्यय, विस्मयादि बोधक, शोक बोधक, और शोक तो यानी दुख की बात तो है ही नहीं, बहुत खुशी की बात हो रही है, तो इसको भी हटा देंगे। सर्वनाम, सर्वनाम आते ही इसको हम हटा देंगे। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? ए विकल्प सबसे सही है। इसी के साथ हम जाने वाले हैं। तो ए विकल्प हमारा क्या है? सबसे सही पद परिचय इसका होता है। तो आपने देखा 5 हमारे कुल प्रश्न दिए गए थे जो कि पद परिचय से संबंधित थे, जिसमें पहला जो आपका प्रश्न है उसके विकल्प यहाँ पर एडिटिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं। आपके जो विकल्प हैं चारों विकल्प गलत हैं, तो सही विकल्प के साथ आपको जाना था। तो सही विकल्प मैंने आपको बताया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद से आगे के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि 2 हमारे टॉपिक यहाँ पर ले लिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। इसी बहाने हमारा अभ्यास हो जाता है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सरल वाक्य है, एक ही वाक्य है और एक ही यहाँ पर उद्देश्य है और एक ही यहाँ पर क्रिया है, हमारी विधेय है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। ये हमारा क्या है? सरल वाक्य है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बरसात हुई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। तो बरसात हुई ये मेरा एक उपवाक्य है, हम भागने लगे दूसरा उपवाक्य है, और की सहायता से जुड़े हैं और दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो किसकी परिभाषा सही बैठती है? संयुक्त वाक्य। ये हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। शिक्षिका ने कहा, ये हमारा एक उपवाक्य है, की सहायता से जुड़ा है। कल छुट्टी रहेगी ये दूसरी बात है। और दूसरा जो उपवाक्य है वो पहले उपवाक्य के ऊपर क्या है? आश्रित है। और ये जो हमारा आश्रित उपवाक्य है वो किस प्रकार का है? आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। लेकिन यहाँ पर आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं पूछा, सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछा है। तो ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 उपवाक्य हैं और दोनों में से एक हमारा प्रधान उपवाक्य के ऊपर क्या है? आश्रित है। तो सी विकल्प सही है। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं। अब मेरी माँ चाहती है, ये हमारा क्या है? प्रधान उपवाक्य है, की सहायता से जुड़ा है और मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं। तो मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये आपकी पहली बात के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमारा जो आश्रित उपवाक्य है उसका भेद आपको बताना है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है। और ये हमारा कौन सा भेद है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, ये हमारा क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है। लेकिन मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, ये हमारा क्या है? संज्ञा उपवाक्य। और अगर मेरी माँ चाहती है इसके बारे में पूछा जाता तो ये हमारा कौन सा हो जाता? प्रधान उपवाक्य।
तो यहाँ पर प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, विकल्प देखने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है और किस प्रकार का है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और अगर मेरी माँ चाहती है इसके बारे में पूछा जाता तो प्रधान उपवाक्य। अंतिम प्रश्न दिया गया है, मैं जानता हूं कि बारिश होने वाली है, उपवाक्य का भेद लिखिए। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही आपका यहाँ पर उपवाक्य दिया गया है। मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य है, की सहायता से जुड़ा है, रेखांकित नहीं किया गया है, फिर से यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। बारिश होने वाली है, ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य। और ये जो आश्रित उपवाक्य है किस प्रकार का है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। बारिश होने लगी किसके ऊपर निर्भर करता है, मैं जानता हूं, तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। और अगर पहले वाला उपवाक्य रेखांकित करके दिया जाता मैं जानता हूं, तो वो हमारा क्या हो जाता, प्रधान उपवाक्य। तो यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, प्रश्न को स्पष्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी अंदाजे से हमने आश्रित उपवाक्य की पहचान कर ली है। और ये किस प्रकार का है, आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ये कुल आपके 10 प्रश्न दिए गए थे, बड़े ही अच्छे प्रश्न थे, इसी बहाने आपका अभ्यास हो जाता है। आइए जल्दी से इसको दोहरा लेते हैं, जल्दी से फटाफट इसको दोहरा लेते हैं। पहला जो प्रश्न है बेटा, ये आपका एडिटिंग प्रॉब्लम है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये हमारा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। तो अगर हम चौथे विकल्प की बात करें तो यहाँ पर उत्तम पुरुष से हम क्या बना देते हैं, अन्य पुरुष बना देते हैं। और यहाँ पर कर्म कारक से अगर हम कर्ता कारक बनाते हैं तो इस विकल्प को भी हम सही कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हमारा सही था, रावण हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा था, एक वचन था, पुल्लिंग था, और रावण को मारा तो हमारा क्या था, कर्म कारक। कौन सा विकल्प सही था, डी विकल्प सही था। मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम हमारा क्या था, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा था, साथ में एक कलम की बात है, एक वचन है, कलम अपने आप में स्त्रीलिंग है और करण कारक की बात हुई थी। तो ये हमारा कौन सा विकल्प सही था, बी विकल्प सही था। आगे था पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, तो पेड़ों से पत्ते गिरने लगे ये हमारा संज्ञा था, जातिवाचक संज्ञा था, बहुवचन था, बहुत सारे पेड़ों की बात हुई थी, पेड़ अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। और पेड़ों से पत्ते गिरना कौन सा कारक था, अपादान कारक। तो कौन सा विकल्प सही था, डी विकल्प सही था। वाह क्या गोल दागा, तो यहाँ पर वाह के नीचे रेखांकित होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम समझ गए हैं। अव्यय है, विस्मयादि बोधक है और खुशी की बात है तो हर्ष बोधक है, ए विकल्प क्या है, सही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सरल वाक्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बरसात हुई और हम भागने लगे, संयुक्त वाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं और की सहायता से जुड़े हैं। शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, रचना के आधार पर सिर्फ वाक्य का भेद बताना है, तो मिश्र वाक्य है, सी विकल्प सही है। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, वैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं को रेखांकित करते हैं तो ये आश्रित उपवाक्य है और किस प्रकार का है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मैं जानता हूं कि बारिश होने वाली है, तो यहाँ पर भी रेखांकित नहीं किया गया है, प्रश्न को स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया है। तो अगर बारिश होने वाली है इसके नीचे रेखांकित होता तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है और किस प्रकार का है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, बी विकल्प क्या है, सही है। आज की इस आंकलन कार्यपत्रक में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। साथ में जो एडिटिंग प्रॉब्लम है उसके साथ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्न को आपने ये नहीं सोचना कि बिल्कुल सही होगा, वहाँ पर टाइपिंग एरर हो सकती है। आप देख रहे हैं डीओई की बहुत सारी वर्कशीट में इस तरह की टाइपिंग एरर आपको देखने को मिल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।